स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो प्रोग्राम में। हम लोग लगातार बिहार बोर्ड के कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। हमने पिछले दिनों में अपना पद्य खंड समाप्त कर लिया है और गद्य खंड में आज चौथे अध्याय के साथ आपके साथ हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है के सिद्धांत पर आज हम आपके सामने फिर एक निबंध लेकर आए हैं। इस निबंध का शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। माय डियर स्टूडेंट्स, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिताजी का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी था। और आइए अब हम इनका परिचय लेकर आगे बढ़ते हैं। बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है, इस सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए हम लोग आज नाखून क्यों बढ़ते हैं कि पार्ट 1 को देखेंगे और फिर अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे। हम लोगों ने पिछले कई वीडियोस को इसी तरीके से देखा है। कम समय में ज़्यादा ध्यान के साथ पढ़ने पर हमें ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए सबसे पहले नाखून क्यों बढ़ते हैं जो ललित निबंध है कि निबंधकार पंडित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय हम लोग जानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा, ये इनके गांव का नाम है, आरत दुबे का छपरा, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। यानी द्विवेदी जी ने जो साहित्य के क्षेत्र में रचनाएं की है उनमें भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की झलक मिलती है, भारत की संस्कृति की झलक मिलती है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। यानी इन्होंने इन सब भाषाओं के साथ इन सब भाषाओं में साहित्य को पढ़ा भी है, साहित्य की रचना भी की है। और इतनी भाषाओं में रचना करना और इतने विविध विषयों पर, चाहे वो संस्कृति हो, इतिहास हो, धर्म हो, दर्शन हो, ये अपने आप में एक महानता है। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढाल कर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। जो लोग साहित्य के जानकार हैं और आप जैसे छोटे कली जो साहित्य के क्षेत्र में अभी थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए हम बता दें, पंडित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने इतिहास को लेकर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में रचनाएं की हैं। यानी इन्होंने इतिहास को कभी भूला नहीं और वर्तमान को कभी नकारा नहीं। यही कारण है कि इनकी रचनाओं में इनके अपनी मौलिकता के साथ साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग की झलक मिलती है। सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। अपूर्व का मतलब है जो पहले कभी ना हुआ हो। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण नीर संयोग से विकसित हुई हैं। इतने के बाद बार बार पंडित जी निकल रहा है। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये सब निबंध संग्रह हैं। अनामदास का पोथा, सूर साहित्य, कबीर, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब नाम याद रखने चाहिए। पृथ्वीराज राजस्व, हिंदी साहित्य की भूमिका, संदेश रासक, ये सब
आपको याद रखना चाहिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये सब रचनाएं हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद तो रखना ही चाहिए, वह है यह कि इनको इनकी रचना आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। प्लस लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि दी है। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे। सन 1979 में दिल्ली में उनका निधन हुआ। आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति इतने सारे विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर है तो इनके पास ज्ञान का कितना बड़ा संसार होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जो लोग लगातार मेहनत करते हैं उनके पास सफलता खुद चल कर आती है। लेकिन अगर आपने मेहनत का रास्ता छोड़ दिया तो सफलता आपके पास नहीं आएगी। इस व्यक्ति ने अगर अपनी रचनाओं तक को ही अपने आप को सीमित रखा होता और इतने सारे विश्वविद्यालयों में ये पढ़ाने नहीं गए होते तो शायद इनकी वह लोकप्रियता नहीं होती जो आज इन्हें प्राप्त हुई है। इसके आगे पढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिए गए, यानी कि आप ये देखिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिया गया है। प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। कैसा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो मानववादी दृष्टिकोण। इस ललित निबंध में देखिए, निबंध तो है ही, साथ में कैसा निबंध है? ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। हमने अपने पिछले भाषण में देखा था जहां मैक्स मूलर भारत के बारे में बात कर रहे थे। आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के एक निबंधकार कैसे एक छोटी सी घटना है, आपके हमारे साथ भी होती है, और हमने आज तक इस बारे में नहीं सोचा कि आखिर हमारे नाखून बढ़ते क्यों हैं। इन्हें एक बार काट देने के बाद ये वहीं शांत क्यों नहीं रह जाते, बार बार क्यों बढ़ते हैं, ये हमारे बाल बार बार क्यों बढ़ते हैं। एक ओर नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। यानी इसमें कहा गया है कि हमारा नाखून का बढ़ना हमारी पाशविक प्रवृत्ति है। हम आदिम जमाने में यानी बहुत प्राचीन युग में जानवरों के समान थे। आज ये नाखून जो बार बार बढ़ते हैं, इससे पता चलता है कि हम आज भी उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इसे काटना हमें यह दिखाता है कि हम सुंदरता के प्रति सचेत हो रहे हैं। लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। बहुत मनोरंजक निबंध है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देते हैं, अब ये निबंध की शुरुआत है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर यहां पर 3 शब्द देखिएगा, एक है अल्पज्ञ, एक है अज्ञ, एक है विज्ञ। अज्ञ जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहा जाता है। जो कुछ जानता है, थोड़ा कुछ, उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। जो बहुत जानता है उसे विज्ञ कहा जाता है। ये 3 शब्द याद रखिएगा, अल्पज्ञ, अज्ञ और विज्ञ। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, यानी ऐसा पिता, ऐसा व्यक्ति जो पिता बन गया है और ज्ञान के मामले में वह थोड़ा कमजोर है, तो बड़ा ही दयनीय जीव होता है। बच्चे उससे प्रश्न पूछते हैं,
परंतु उन प्रश्नों का सही और सटीक जवाब उनके पास नहीं होता। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका, कुछ नहीं सोच सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, अभागा किसे कहा गया है? तो आंसर नाखून को कहा गया। किसने प्रश्न पूछा था? तो मेरी छोटी लड़की ने, लेखक की छोटी लड़की ने। काट दीजिए, काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज, निर्लज्ज मतलब जिसको लाज नहीं लगे, निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? बेहया का अर्थ होता है इतने निर्लज्ज, बेहया बेशर्म, जिनके पास शर्म नहीं है। नाखून को काटिए, हर तीसरे दिन बढ़ जाता है। इतना निर्लज्ज क्यों है यह? इस क्वेश्चन को कभी सोचे आप? आपने नहीं सोचा, लेखक की बेटी ने सोचा और उसके माध्यम से लेखक आपको जवाब दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि आखिर हमारे नाखून बढ़ते क्यों हैं। ये कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, यह एक अपनी सोच है। आप सोच सकते हैं तो आप सोचकर उत्तर दीजिए, आप नहीं सोच सकते हैं तो आइए देखिए द्विवेदी जी क्या कहते हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। कुछ लाख वर्ष पहले ही मनुष्य जंगली था, उसे नाखून की जरूरत थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, नाखून ही है। देख भी करते हैं आज भी जानवर सब अपने नाखून से शिकार पकड़ते हैं, अपनी रक्षा करते हैं। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। दांत भी है, लेकिन सबसे पहले पकड़ेंगे तब न खाएंगे। तो दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था प्रतिद्वंदियों से। प्रतिद्वंदी का मतलब होता है विरोधी, दुश्मनों से। प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। पछाड़ना करता था हराना, पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था, नाखून आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं को सहारा लेने लगा। फिर क्या हुआ? नाखून से ज्यादा अब पत्थर के हथियार पर वह डिपेंडेंट होने लगा। तो यही लिख रहे हैं, बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही वस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। किसने हड्डियों के हथियार बनाए? मनुष्यों ने। मनुष्य जो कल तक अपने नाखून पर टिका हुआ था, आज उसने हड्डियों के हथियार बनाए। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र। यानी देवताओं के राजा कौन? इंद्र। इंद्र का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में करोड़ों अरबों बार आया है कि इंद्र का वज्र किससे बना था? तो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, पहले नाखून पे थे, फिर पत्थर पेड़ की डाल पर आए, हड्डियों के अब औजार पर आए, अब और आगे बढ़ते हैं। तुरंत मुंह से कुछ नहीं पकड़ा जाता था, हमेशा हाथ से, और हाथ से भी पकड़ने में नाखून की अहम भूमिका रहती थी। लेकिन समय बढ़ा तो वो भूमिका गौण होते चली गई। उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे,
असुर हारे राक्षस हारे, लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली, इतिहास आगे बढ़ा, इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य, नखधर मनुष्य का मतलब नाखूनधारी मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। आप विकसित हो गए जनाब, ठीक है, हम मान गए कि आपके नाखून का काम क्या है। प्राचीन काल में देखेंगे तो नाखून का काम शिकार पकड़ने के लिए होता था, प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए होता था। आज आप यही काम अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके नाखून बढ़ रहे हैं, और उसी दर से बढ़ रहे हैं जिस दर से प्राचीन काल में बढ़ते थे। तो आखिर क्यों? अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। ये नाखून हमें याद दिलाते हैं कि हम आज भी वही पशु के समान हैं, विचरण करने वाले। ततः किम, तब क्या? मैं हैरान होकर सोचता हूं कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व, कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। ये लेखक ही सोच सकता है, ये लेखक ही सोच सकता है कि कुछ लाख वर्ष पूर्व बच्चों ने जरूर खेलते हुए गुफा में रखे गए मांस के टुकड़े को आग में फेंक दिया होगा, और वो आग में फेंके जाने के कारण उन बच्चों को बहुत डांट लगी होगी। लेकिन आज वही मनुष्य उसी आग में पकाए बिना भोजन को ग्रहण करने से मना कर देता है। तो उसी तरह से आज बच्चों को हम नाखून बड़े रहने पर डांटते हैं। कुछ लाख वर्ष पूर्व ऐसा समय रहा होगा जब बच्चों को नाखून नष्ट कर देने पर डांट पड़ती होगी कि काहे नाखून तोड़ दिए, क्या क्या जरूरत था। क्यों? क्योंकि नाखून हमारे प्राइमरी हथियार थे, प्राथमिक हथियार। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर, बर्बर का मतलब होता है जालिम वाला, जानवर जैसा, बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य है। लेखक कहते हैं कि नाखून इसलिए काट देते हैं ताकि मनुष्य जो अपने आदिम युग में एक जंगली जीवन जीता था, ये नाखून उसे उसी जीवन की याद दिलाते हैं, इसलिए वह इसे काट देता है। लेकिन यह भी कैसे कहूं, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहां है? मनुष्य को नाखून लगता है कि वो जानवर उसे याद दिलाता है, काट देता है, लेकिन मनुष्य के अंदर का जानवर मरा कहाँ है? कहाँ मरा है? अगर मरा होता तो आज हत्याएं नहीं हो रही होती। मरा होता मनुष्य के अंदर का जानवर तो आज लूटपाट नहीं हो रहा होता। मरा होता मनुष्य के अंदर का जानवर तो आज हमारे घर की बेटियां रात में निकलने से पहले डरती नहीं। मनुष्य के अंदर का जानवर तो नहीं मरा, तो आखिर नाखून काट क्यों रहे हो? नाखून बढ़ रहा है, इसका जवाब तो है कि यह हमारी आदिम बर्बर प्रवृत्ति का सूचक है। तुम काट कर क्या कर रहे हो? अपने अंदर की पशुता को तुमने मारा।
अगर मारा होता तो समाज में परिवर्तन दिखता। बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। हिरोशिमा जैसा हत्याकांड, आप तो हिरोशिमा कविता पढ़ चुके हैं। हिरोशिमा जैसा हत्याकांड बार बार होता है, कई बार हुआ है, ये तो एक बार हुआ, लेकिन कितनी भयंकर घटना हुई थी वह। मनुष्य कितना नीचे गिरा था। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। यह मनुष्य के पाशवी प्रवृत्ति के, पशु की प्रवृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। ये दो वह मरना ये मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। नाखून हमारे इस पशुता का सूचक है कि आप बार बार काट दीजिए, हम पशु थे, पशु हैं, पशु रहेंगे। नाखून का बढ़ना हमें यही बताता है। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। वात्स्यायन एक विद्वान है जिन्होंने कामसूत्र नामक ग्रंथ लिखा है, और उस ग्रंथ में जो उन्होंने डिटेल दिया है, उस डिटेल में पता चला है कि प्रेमालाप के लिए प्रेम के समय नाखूनों का प्रयोग किया जाता था और इस नाखून को सुंदर रखा जाता था। आज से कुछ हजार साल पहले उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई। और आज भी आप तो आज भी नेल आर्ट करते हैं सर। 1000 साल पहले की बात छोड़िए ना, नेल आर्ट नहीं करते हैं क्या? आप नाखून बड़ा रखते हैं, उसको थोड़ा नुकीला बनाते हैं। खासकर स्त्रियाँ, खासकर लड़कियाँ, खासकर महिलाएं, उन्हें सुंदर लगाती है, नेल पॉलिश लगाती है। कुछ लोग नेल आर्ट कराती हैं। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिकथक, मोम और आलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। और ये सब कहाँ लिखा है? द्विवेदी जी गए थे 1000 वर्ष पहले कि गौरव सर गए थे? ये वात्स्यायन के कामसूत्र में लिखा हुआ है। हमारे पास एविडेंस है, सबूत है, हम उस सबूत पर बात कर रहे हैं। साहित्य सबूतों पर कभी कभी बात करता है। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। क्वेश्चन, बड़े बड़े नखों को कौन पसंद किया करते थे? तो आंसर गौड़ देश के लोग। और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को, तो छोटे नखों को कौन पसंद करते थे? तो आंसर दक्षिणात्य लोग। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती हैं। यानी हमारे वैज्ञानिकों ने भी बात बताई है कि जो अंग हमारे यूज में रहे हैं बहुत लंबे समय तक, वह आज भी हमारे साथ है, चाहे हम उनका यूज करें अथवा नहीं करें। जैसे कान का ये लोब, हमारे यहाँ अपेंडिक्स पढ़े हैं आप बायोलॉजी में, हम ही पढ़ाए हैं आपको। अपेंडिक्स अवशेषी अंग है, अब यूज नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय तक यूज में रहा होगा, जिस कारण आज ये हमारे पास विद्यमान है। तो उसी तरह से नाखून भी लंबे समय तक हमारे काम में रहा है, इसलिए आज भी वह हमारे साथ है।
आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। और असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक यानी बोलने की अनायास मतलब बिना कुछ प्रयास किए अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। यानी कहते हैं लेखक कि अगर आदमी अपनी वृत्तियों के, अपनी वृत्ति मतलब आचरण, आदत के विषय में विचार करे तो उसे अपनी सही पहचान मिलेगी कि हमें क्या करना चाहिए। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। आप ही बोलिए सर, सोचना छोड़। आप छोटा सा चीज़, आपको आज तक पता था कि आपका जो नाखून बढ़ रहा है वो आपके जानवर होने का सूचक है? और सब चीज़ तो छोड़िए न, रही मन जिह्वा बाबरी, कही गई सरग पतार, आपू तो कहीं भीतर गई जूती खात कपार। ये जीव तो बावला है, कुछ भी कह जाएगा। ये तो दूर की चीज है, वाक शक्ति तो दूर की चीज है, छोटा सा तो चीज है नाखून। आपने इसके विषय में सोचा कि ये आपकी पशुता का प्रतीक है? नहीं, आपने कभी नहीं सोचा। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और आप जो नाखून काटते हैं ना, ये काटना बताता है कि आप मनुष्य हैं। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्य की विरोधिनी है, यानी मनुष्यता की विरोधिनी है। कहते हैं कि आज जो हम नाखून बार बार बढ़ता है पशुता का प्रतीक है, हम इसे काट देते हैं, हम मनुष्य हैं। ये हमारा अस्त्र था आज से लाख वर्ष पहले। आज हम उन अस्त्रों को छोड़ देते हैं ताकि हम अपने अंदर यह एहसास कर सकें कि हम मनुष्य हैं, जानवर नहीं रहे। पर मेरा मन पूछता है किस ओर? मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? मेरा मन पूछता है किस ओर? मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? किस ओर बढ़ रहा है? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? अस्त्र था, आप बढ़ा रहे हैं इसे या घटा रहे हैं इसे? आप पशु की ओर बढ़ रहे हैं या मनुष्य की ओर बढ़ रहे हैं? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? अब जाना आपने नाखून क्यों बढ़ते हैं? और अगर नहीं जाना तो इसके अगले हिस्से के साथ हम जल्द ही आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत आभार हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।